नमस्कार दोस्तों। आइए तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हमने आधुनिक भारत में आपको बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापना भारत में। उस साम्राज्य स्थापना के क्रम में उन्होंने जो उसकी चुनौतियां थी, उन सभी चुनौतियों को सामना करते हुए भारत में आगे बढ़ा। चुनौतियां में पहला चुनौतियां कौन था? यूरोपियन। तो यूरोपीय कंपनियों को उन्होंने साइड लाइन करते हुए अपना नींव डाला। दूसरा चुनौतियां भारत था। तो भारत में कई ऐसे क्षेत्रीय राजा थे जो आने वाले आगे के क्रम में मैं बताऊंगा, उसको साइड लाइन करते हुए अपने खेमे में मिलाते हुए वह इस तरह के काम को, साम्राज्य का स्थापना के जो कार्य है उसको करेगा। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या उद्देश्य था। तो पहला तो उद्देश्य उसका था मनमर्जी का व्यापार। मनमर्जी का व्यापार का मतलब क्या है? तो कुछ इस तरह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से आई हुई एक कंपनी ही तो है। तो ऐसे में वह पहला चाहेगा कि हमारी आर्थिक अवस्था ठीक हो, क्योंकि अभी आकर भारत में आक्रामक रवैया अपनाने लगेंगे। और भारत के अन्य कई क्षेत्रीय राजा हैं जिसके मन में अंग्रेजों के प्रति खतरे का घंटा अगर बज गया तो कहीं न कहीं वह सारा क्षेत्रीय शक्तियां एकजुट होकर अंग्रेजों पर हावी हो जाएंगी। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अभी वह एक कुशल रणनीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, जिसमें उसका पहला उद्देश्य है मनमर्जी का व्यापार। जिस क्षेत्र को जीत रहे हैं वहाँ से टैक्सेस, रेवेन्यू, राजस्व वसूल करके अपने आर्थिक अवस्था को ठीक करने में लगे हुए हैं, ताकि साम्राज्य निर्माण करने में उसकी सहूलियत प्रदान हो। क्योंकि आप साम्राज्य निर्माण करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किसी क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व डाल दिए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के माध्यम से ही तो आप चीज़ों को एक सेंट्रलाइज तरीके से निर्वहन करेंगे। तो यह पहली चाहती थी कि मनमर्जी का व्यापार। दूसरा, भारतीय राजस्व का लाभांश भी चाहती थी कि जो भारत को, मैं जिस क्षेत्र को जीतूँ वहाँ से जो राजस्व प्राप्ति हो, उस राजस्व से साम्राज्यवादी कार्य में अधिक से अधिक करे। तो ये चीज़ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये मोटा मोटी आपका उद्देश्य था जो समझ में आ गया। उसी कड़ी में देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था। ये तो एक व्यापारिक कंपनी है जिसका उद्देश्य मैंने आपको बताया, लेकिन आपके मन में यह भी तो प्रश्न उठ सकता है कि साहब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब ये उद्देश्य आपने बताया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है उसके बारे में आप थोड़ा चर्चा समझिए। आरंभ में इन्हें भी एक राजस्व चाहिए था। आरंभ में इन्हें भी राजस्व चाहिए था, मतलब क्या? इनका मानना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप जाइए और जाकर एशिया व यूरोप के अन्य क्षेत्रों में आप अपना सत्ता और वर्चस्व स्थापित कीजिए। उस कड़ी में यदि आपको लगता है कि सैन्य और वित्तीय सहयोग की ज़रूरत है तो हमसे आप सैन्य और वित्त सहयोग ले लीजिए, उसके बदले आप हमें कर चुका दीजिए। और इसके साथ साथ चूँकि मैं आपको यह गारंटेड और परमिशन दे रहा हूँ कि आप अन्य क्षेत्र में जाइए और जाकर वहाँ के अपनी आर्थिक अवस्था को मजबूत कीजिए, तो इसके बदले मुझे क्या देंगे? तो मुझे भी 1/4 जो हिस्सा है दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम के मेरे ही नाम पर आप जो अचीवमेंट हासिल करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे में चूँकि मेरे नाम का आगे आप मतलब अपना नाम ना लगाते हुए मेरे नाम का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे में आपको मुझे एक कर देना, मुझे एक हिस्सा देना बनता है। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे, ब्रिटिशर्स के जो यूनियन जैक झंडा थे उसका प्रयोग खूब किए। वो संकेत था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेरेंस कर रही है। तो आरंभ में इन्हें भी क्या चाहिए था? राजस्व चाहिए था। लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो विचार था वो बदल गया, क्योंकि 17वीं और 18वीं सदी के मध्य के दौर में देखिएगा तो यहाँ पे विशेष तौर पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आया। और औद्योगिक क्रांति के ख्याल से भारत यूरोपियों के लिए, इंग्लैंड के लिए, वहाँ की सरकारें के लिए ज़रूरत बढ़ गया। कैसे? तो इस चीज़ को आप समझिए। जब
17वीं सदी में और 17वीं सदी के अंत तक आने वाले 18वीं सदी के मध्य में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इंग्लैंड में, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ख्याल से भारतीय वस्तुओं का मांग बढ़ने लगा। चूँकि भारत से कच्चा माल जाता था और कच्चा माल चूँकि जाता था सूती वस्त्र मसाले, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्सों का इंडस्ट्रियल क्लास का एक बहुत ही कच्चा माल आता था, तो पक्का माल में परिवर्तन करके वो यूरोप के अन्य अन्य बाज़ारों में बेचकर वो अत्यधिक लाभ कमाते थे। तो ऐसे में भारत और ख़ास करके भारत के अन्य क्षेत्र में साउथ और ईस्ट का इलाका बंगाल मुख्य रूप से कच्चा माल का एक हब माना जाता था। तो ऐसे में भारतीय बाज़ार से उत्पादित होने वाली जो वस्तुएं थे वो यूरोप में रहने वाले इंडस्ट्रियल क्लास के लोगों के लिए एक प्रमुख हो गया, एक अच्छा साबित हुआ। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, समझ में रख लेना। तो ये चीज़ें हो गई, तो ज़रूरत पड़ गया। दूसरा, वित्त निवेशक के लिए भी भारत अनुकूल था। वित्त निवेशक के लिए भारत अनुकूल था, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार है कि 17वीं और 18वीं सदी के मध्य में प्रारंभ में इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्लास लोग उभर रहे हैं। जब इंडस्ट्रियल क्लास लोग उभर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह चाहेंगे कि हमें कच्चा माल की प्राप्ति हो और इसके साथ साथ अन्य प्रकार की वहाँ की वस्तुएं हमारे जगह पर आए, जिससे कि हम अपने इंडस्ट्रियल में कच्चा माल को पक्का माल में परिवर्तन करके यूरोप के अन्य अन्य बाज़ारों में बेचें, जिससे हमारी आर्थिक अवस्था ठीक हो, हम एक तरह से फाइनेंशियल रूप से क्या हुए, स्ट्रॉन्ग बने। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, समझ को रखना है। नौकरी का मौका, नौकरी का भी मौका मिला इंग्लैंड वाले लोगों को, क्योंकि आप किसी देश पर साम्राज्य का स्थापना करेंगे तो आप अपने लोगों को नौकरी भी तो वहाँ दे रहे हैं। तो कुछ नहीं तो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जो इंडस्ट्रियल क्लास के लोग थे, औद्योगिक पति थे, पूंजीपति थे, इन लोगों का एक बहुत बड़ा भारत में स्तर मिला। इसलिए आखिर सोचिए कि इंग्लैंड का वह कौन सा पक्ष था, वह कौन सा लोग था जो यह डटे हुए था कि भारत में साम्राज्य की स्थापना हो। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझना है। दूसरा बात, ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। यूरोप का जितना भी ईसाई धर्म था उसका भी भारत में मुख्य रूप से प्रचार और प्रसार का भी एक मौका था। अब यहाँ पे सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, इसका मतलब क्या है? हम यदि भारत में, इंग्लैंड यदि भारत में अपना सभ्यता का, अपना पश्चिमी कल्चरल का प्रोग्राम करता है और वो अपना सभ्यता का प्रसार करता है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत सभ्य लोग हैं, हम बहुत ही ह्यूमन लोग हैं, हम मानवतावादी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं यह छाप छोड़ना चाह रहे हैं भारतीयों पर। अतः आप हमें क्या करिए, स्वागत कीजिए। हम वही साम्राज्य निर्माण के दृष्टि से यहाँ नहीं आए हैं, महज हम एक व्यापारिक कंपनी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारतीय लोगों पर पश्चिमी सभ्यता क्या कर रहा है, थोपने का एक प्रयास कर रहा है, जिससे कि भारतीय लोग पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल जीने लगे। जिससे कि पश्चिमी सभ्यता के अनुकूल जिएगा तो वो हमारा जो इंडस्ट्रियल में तैयार हो रहा वस्तु है, कपड़े उद्योग आदि है, उसकी बिक्री अधिक होगी। बेशक सी बात है, आज आप देखिए भारत में क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन में क्या हो रहा है। कभी हम लोग यदि एक फटा हुआ जीन्स पहनते थे तो हमारा गरीबी का पहचान होता था, वो कमजोरी का पहचान होता था, इसके पास नहीं है, असहाय लोग हैं। लेकिन आज कपड़े फटे पहनना एक समझिए तो आप अमीरों का संकेत देता है, ये बहुत अच्छा लोग आदमी है, बहुत अमीर आदमी है। तो ये चीज़ें हैं जो पश्चिमी सभ्यता का असर है भारतीय पर। आगे, सेना का उपयोग कर साम्राज्य का स्थापना करना चाहते थे। भारतीय लोगों को अपने सेना में प्रयोग करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को जीतने का भी प्रयास किया। चूँकि भारतीय लोगों में उस समय राष्ट्रवाद की भावना नहीं था, और ये बेशक सी बात है कि रोटियां की ज़रूरत हर लोगों को पड़ती है। तो ऐसे में भारतीय लोग ब्रिटिशर्सों के सेना में शामिल होकर ताकि 2 वक्त का रोटी मिल सके, परिवार बच्चे आदि को पाल सके, शामिल हो जाते थे। चूँकि सिर्फ राष्ट्रवाद से ही लोगों को पेट तो भरता नहीं है। आप मान लिया जाए भारत माता की जय, भारत माता की जय बोल रहे हैं और कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो क्या आपको पेट भर जाएगा?
राष्ट्रवाद से पेट भर जाएगा, कोई देगा नहीं देगा। तो ये चीज़ें हैं जिसके कारण एक मजबूरी थी कि भारतीय लोग उस समय के अंग्रेज़ों के सेना में शामिल हो जा रहे थे। तो ये एक कारण मात्र है। आगे देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही भारत को क्यों जीता, एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो पहला पॉइंट तो ये जाएगा कि जिस समय भारत को जीतने के क्रम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्तेमाल कर रही है, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यूरोप के अन्य अन्य क्षेत्रों पर भी अपना उपनिवेश बनाए रखा है। तो इसका दिमाग किसी एक विशेष क्षेत्र पर नहीं है। माना कि उसमें इम्पोर्टेंट भारत है, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहता है कि अमेरिका जैसे देश को, जहां से अत्यधिक रेवेन्यू और अत्यधिक कच्चा माल की प्राप्ति होता है, हम उस पर अपना कमांड ढीला करें। तो वो अमेरिका को भी छोड़ना नहीं चाह रहा है। तो उसका ध्यान यूरोप के अन्य अन्य देशों पर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इसलिए एकमात्र कारण है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत को जीतने का प्रयास किया। दूसरी बात, कंपनी को एकाधिकार दिया। एकाधिकार का मतलब क्या? कंपनी को यह आदेश दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप जाइए अरबियन सागर से लेकर इंडियन ओशियन तक और पूरे भारत में आप अपना व्यापार का प्रसार कीजिए। उसके संदर्भ में अभी अगर आपको कोई चुनौती देता है तो हम उसको बाध्य नहीं होने देंगे, उसको इस तरह के कार्य करने से मैं रोक दूंगा। इसलिए मैं आपको एकाधिकार देता हूँ। एकाधिकार का मतलब ही होता है कि उस वाले क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आप व्यापार करेंगे, यूरोप से और कोई अन्य कंपनियां व्यापार करने नहीं जाएगी। तो एकाधिकार दिया। इसके साथ साथ सैन्य, अपना साम्राज्य स्थापित करने आदि जैसे एकाधिकार भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को दिया। इसके साथ साथ सेना, प्रशासन विस्तार, सेना गठित करने, प्रशासन विस्तार करने, बनाने और विस्तार मीन्स साम्राज्य का विस्तार प्रसार करने का एक के कहीं ना कहीं उसको राइट दिया। इसके साथ साथ कहा क्या, इसके बदले हम लेंगे क्या? तो उसमें से जो आप रेवेन्यू वसूल करेंगे भारत से, उसका 1/4 हिस्सा या 1/3 हिस्सा हम आपसे लेंगे। उसके साथ साथ आपको धीरे धीरे नियंत्रण भी करेंगे। यानी एक तरह से देखिएगा कि सामने रूप से तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट है। और फाइनली आप देखिएगा तो 1858 में क्या कहा कि अब आप यहाँ से जाइए, हम अपना शासन पूर्ण रूप से चलाएंगे। तो इस तरह से ब्रिटिश कंपनी जो धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रभुत्व हो जाता है। उसी क्रम में देखिएगा कि भारतीय जो स्वतंत्र राज्य थे, जिस समय स्वतंत्र हुए थे, उसको कुछ इस प्रकार है कि अवध में शहादत खां या इसी को बुरानु मुल्क कहा जाता था। हैदराबाद में चिनकलीज खां थे, निजामुल मुल्क कहा जाता था। ये चीज़ था। रोहेलखंड में वीर दाऊद, बंगस राज्य में मोहम्मद खां, कर्नाटक में, ये जो कर्नाटक है मध्यकाल में हैदराबाद से ही उभरा हुआ एक राज्य है कर्नाटक। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। भरतपुर, इसका जो शासक थे चूड़ामन और बदन सिंह है। हालांकि इन सबों के बारे में आगे भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ देख लीजिए, आगे चल के मैसूर के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए अभी यहाँ पे चर्चा करना बेहतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझना है कि इस समय आखिर भारतीय लोग जिस तरह से क्षेत्रीय बिखराव के शिकार हैं, उसका लाभ कौन लेगा? अंग्रेज लेगा। जो यह काल आप देख रहे हैं 17वीं और 18वीं सदी का जो काल है, इस समय भारतीय राजनीति बिखराव का काल है और उधर मुगल भी कमज़ोर हो गए हैं। आप इसको एक मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये भारत था। भारत में यहाँ पे आप देखिए तो आगरा था जो मुगलों का सेंटर और अपना कार्यालय हुआ करता था। यहीं पे देखिएगा तो यहाँ पे रोहेलखंड राज्य उभर गया, यहाँ पे देखिएगा तो अवध उभर गया, यहाँ पे बंगाल उभर गया, यहाँ पे देखिएगा तो मैसूर, मराठा और यहाँ पे निज़ाम, इधर में राजस्थान में राजपूताना, सिंध इधर उभर गया। तो इस तरह से क्या था कि पूरे भारत क्या था, बटा हुआ था राजनीतिक रूप से। एक हिस्टोरियन ने कहा था कि 17वीं और 18वीं सदी के मध्य भारत एक भौगोलिक मात्र है। भारत नाम का तो एक राज्य है, लेकिन उसका कोई एक राजा नहीं है जिसे हम मुख्य तौर पर कह सके यह एक भारत है।
तो इस चीज़ का मतलब समावेश है जो आपको समझना है। उसी प्रकार नीचे देखिएगा तो केरल था, क्या था, केरल और कोचीन। केरल चूँकि 4 भागों में बटा हुआ था, कोचीन, त्रावणकोर, कालीकट और क्युलून एक राज्य था जो भी था, जिसका राजधानी जो आप जिसका आप त्रावणकोर का राजा देखिएगा तो राम वर्मा था। कौन था? राम वर्मा राजा था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो मुख्य रूप से आपको एक बार और समराइज कर दे सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्षेत्र बिखराव के बारे में, तो आपको कुछ इस प्रकार समझना है कि 17वीं और 18वीं सदी के मध्य में देखिएगा, 17वीं और 18वीं सदी के 17वीं सदी के मध्य में और 18वीं सदी के अंत देखिएगा तो भारतीय राजनीतिक बिखराव है और मुगल भी कमज़ोर हो चुके हैं। जैसे में आप यदि देखते हैं ये भारत है, यहाँ पे आगरा था जो मुगलों का सेंटर हुआ करता था। यहीं पे आप देखिएगा तो जो राजनीतिक बिखराव की ओर में यहाँ पे एक रुहेलखंड एक राज्य अलग उभर गया। इधर आप देखिएगा तो अवध उभर गया, बंगाल इधर उभर गया। यहाँ पे देखिएगा तो इधर निज़ाम था, इधर मराठा था और इधर कौन थे तो आपको ये चीज़ एक और राज्य था, मैसूर था। यहाँ पे केरल में जो था, केरल जो था यहाँ पे 4 राज्य उभर गए थे जिसका नाम था कोचीन, त्रावणकोर, कालीकट, इस तरह से। इधर देखिएगा राजस्थान में तो राजपूताना था और इधर देखिएगा तो सिंध उभर गया था। तो इस प्रकार भारतीय जो राजनीतिक थे वो बिखराव थे। भारतीय राजा आपसी बिखराव टकराव के शिकार थे। एक हिस्टोरियन ने ठीक ही लिखा है कि 17वीं और 18वीं सदी के मध्य में भारत एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति है। भारत नाम का एक देश तो है लेकिन उसका कोई एक राजा हो ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है। तो इस चीज़ को क्या करना है आपको समझना है। इसके कारण ही अंग्रेज़ों ने अपना दाव देखते हुए इस तरह के षड्यंत्र नीति नियम बनाकर अपना साम्राज्य का स्थापना करने में सफल रहे। क्योंकि मुगल भी कमज़ोर, मराठा भी कमज़ोर, आगे चल के समझ में आएगा, और राजनीतिक बिखराव भी। एक दूसरे राजा एक दूसरे के प्रति कूटनीति करने में सफल हो जा रहे हैं। तो मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।